नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास में अच्युत देवराय तक देख लिए थे, यानी विजयनगर साम्राज्य पे चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो जो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन था उसमें राजा को राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय की संज्ञा दी गई है, यानी राजा को राय कहा जाता था। उस वह 20 मंत्री का समूह था। यह 20 मंत्री का समूह होता था, जिसमें वेंकट विलासम नामक हाल में एक बैठक होती थी, जिसे राज्य परिषद या सचिवालय भी कहा जाता था। यह एक राज्य परिषद था, यानी सचिवालय था। जो 20 मंत्री का समूह था, इसका प्रमुख राजा होता था, जिसे राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ से होती है। जो विजयनगर साम्राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ से होती है। विजयनगर साम्राज्य का सर्वे सर्वा राजा होता था। राजा को राय कहा जाता था। राजा के सहयोग के लिए 20 मंत्रियों की एक समूह होता था, जिसे मंत्रि परिषद कहा जाता था। मंत्रि परिषदों की बैठक वेंकट विलासम मंडपम नामक हाल में होती थी। यानी मंत्रि परिषदों की जो बैठक होती थी, वेंकट विलासम मंडपम नामक हाल में होती थी। राजा मंत्रि परिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। वह कभी कभी मंत्रियों को दंडित भी करता था। यदि कोई गलत करता था तो उनको दंडित भी करता था। राज्यों में एक राज्य परिषद होती थी। राज्यों में एक राज्य परिषद होती थी। राज्य परिषद का मुखिया नायक या प्रांतपति कहलाता था। इसके अलावा एक केंद्रीय सचिवालय होता था। उसमें सचिव और कर्णिकम यानी लेखपाल जैसे अधिकारी कार्य करते थे। विजयनगर साम्राज्य को निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे मंडलम। मंडलम प्रांत को कहते हैं। मंडलम के बाद आता था वलनाडु, जो जिला स्तर पर काम करता था। इसके बाद आता था नाडु, जो तहसील स्तर पर कार्य करता था। इसके बाद आता था मेला ग्राम, जो 5 गांवों का एक समूह होता था, उसे मेला ग्राम कहते थे। उसके बाद आता था उर, जिसे ग्राम की संज्ञा दी गई थी। इनको विभक्त ये इकाइयां हैं। सबसे छोटी इकाई उर थी। उसके बाद मेला ग्राम, फिर नाडु, बलनाडु, फिर मंडलम। मंडलम सबसे बड़ी इकाई थी विजयनगर साम्राज्य की। यहाँ भूमि का जो वर्गीकरण है, भूमि का वर्गीकरण 3 तरह से की गई थी। भंडारवाद भूमि, जो राजकीय भूमि होती थी, उसे भंडारवाद भूमि कहते हैं। अमरम भूमि, अमर नायकों को दी जाने वाली भूमि, जो अमर हो गए थे शहीद, उनको उनकी अमर नायकों को दी जाने वाली भूमि थी। मान्य भूमि, यानी मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को मान्य भूमि कहते थे। जो भंडारवाद भूमि है, यह बहुत कम होती थी। भंडारवाद भूमि बहुत कम होती थी। इस पर राजकीय संरक्षण होता है, इसलिए इसे राजकीय भूमि भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सैनिक सेवा के बदले में अमर नायकों और पलायीगारों को प्रदान की जाने वाली भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। जो सैनिक सेवा करते थे उनको दी जाती थी ये भूमि। यह भूमि सबसे अधिक होती थी। यह भूमि संपूर्ण भूभाग का 3/4 भाग थी। यह भूमि सबसे ज्यादा थी। इस भूमि पर वंशानुगत अधिकार नहीं था, बल्कि इस भूमि से होने वाली आय पर अमर नायकों का विशेष अधिकार होता था। अमर नायकों का इस पर अधिकार होता था। इसके बाद होता है जो मान्य भूमि है। ब्राह्मणों को मंदिरों और मठों को दान में दी जाने वाली भूमि को मान्य भूमि कहते थे। ये मान्य भूमि कहलाती थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ व्यवस्था। एक है
नयनकार व्यवस्था या विशिष्ट व्यवस्था थी। एक है अयंगार व्यवस्था जो ग्रामीण व्यवस्था थी। नयनकार व्यवस्था को विशिष्ट व्यवस्था कहते हैं, अयंगार व्यवस्था को ग्रामीण व्यवस्था कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नयनकार व्यवस्था। नयनकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में सामंतवादी व्यवस्था को नयनकार व्यवस्था कहा जाता था। अमर नायकों को निश्चित संख्या में एक सैन्य टुकड़ी प्रदान की जाती थी। उनके सहयोग से और दो प्रशासनिक अधिकारियों, मतलब जैसे एक सैन्य टुकड़ी प्रदान की जाती थी निश्चित संख्या में अमर नायकों को, उनके सहयोग से और दो प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से केंद्रीय व्यवस्थाओं को संचालित करते थे। केंद्रीय व्यवस्था को संचालन करते थे। इनमें से एक अधिकारी राजधानी में नायक की सेना का सेनापति होता था और दूसरा सेनापति का एजेंट होता था जिसे स्थानपति कहा जाता था। नयनकार व्यवस्था थी। अब देखते अयंगार व्यवस्था। अयंगार व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी। यह व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी। ग्रामीण शासन की वास्तविक शक्ति 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में थी। इन अधिकारियों की खरीद एवं बिक्री होती थी। इनका पद वंशानुगत होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि द्वारा होने वाली आय का नगद भुगतान ग्राम सेवकों को किया जाता था। यह अयंगार व्यवस्था थी। आइए देखते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के कुछ सिक्के। विजयनगर साम्राज्य में सिक्के देखा जाए तो स्वर्ण सिक्के भी थे, चांदी के सिक्के, दोनों का प्रचलन था। जो स्वर्ण सिक्का था वह दो तरह का होता था, बड़ा सिक्का और छोटा सिक्का। बड़ा सिक्का जो था, बड़े सिक्के को वराह या पैगोड़ा कहा जाता था, छोटे सिक्कों को प्रताप कहा जाता था। यह दोनों वराह, पैगोड़ा और प्रताप, ये दोनों स्वर्ण सिक्के थे। इसके बाद जो चांदी का होता था सिक्का, जिसे तार कहा जाता था। चांदी का तार विजयनगर साम्राज्य का सिक्का है। वराह या पैगोड़ा और दूसरा है प्रताप, ये दोनों सोने के सिक्के हैं विजयनगर साम्राज्य के। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो दोस्तों हमने विजयनगर साम्राज्य में जो देख रहे थे कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन कैसा है, राजा को राय कहा गया। और देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। इस भू राजस्व व्यवस्था को शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था को शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था को शिष्ट कहा जाता था। नगद वसूल करने को सिद्ध राय कहा जाता था। नगद वसूल करने को सिद्ध राय कहा जाता था। और भू राजस्व विभाग को 98 विभाग कहा जाता था, यानी 98 विभाग, 98 यानी 98 विभाग कहा जाता था। यह उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। भू राजस्व कर को वारियम या वारम कहा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था को जो कर है, भू राजस्व व्यवस्था कर है, इस कर को वारियम या वारम कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो है उसका समाज। विजयनगर साम्राज्य में समाज 3 वर्णों में विभाजित था। सबसे उच्च एवं सम्मानित वर्ण ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी सबसे सम्मानित वर्ण ब्राह्मणों का है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में क्षत्रियों की विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मध्यम वर्ग के अंतर्गत श्रेष्ठी या चेष्टी नामक एक समूह का उल्लेख मिलता है और निम्न श्रेणी के अंतर्गत
लुहार, स्वर्णकार इत्यादि को रखा गया था। यानी जो समाज है विजयनगर साम्राज्य का, ये 3 वर्णों में विभाजित था। समाज में दास प्रथा, देवदासी प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने देवदासी प्रथा और बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। एक पुर्तगाली यात्री है डोमिंगो पायस, इन्होंने देवदासी प्रथा, और दूसरा है बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। दासों के व्यापार को बेसबग कहा जाता था। जो विजयनगर साम्राज्य में दासों का व्यापार होता था उसे बेसबग कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बसने वाले लोगों को बड़वा कहा गया। ये लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बस गए, इन्हें बड़वा कहा गया। दोस्तों, ये था विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, पूरा राजस्व व्यवस्था एवं समाज। इसके बाद स्थापत्य कला आता है, तो इसकी क्लास इसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।